नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शोभा टेक्निकल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विकी कुमार और आज हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर करने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अर्धचालक की प्रतिरोधकता होती है। ऑप्शन हमारे पास में है चालक से कम, दूसरा ऑप्शन है अचालक से अधिक, तीसरा ऑप्शन है चालक और कुचालक के बीच और फोर्थ ऑप्शन है प्रतिरोधकता नहीं होती। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग के अंदर जो पदार्थ हैं उनको हम तीन तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक होता है चालक, दूसरा होता है अर्धचालक और तीसरा होता है कुचालक। तीन प्रकार से हम पदार्थों को विभाजित कर सकते हैं। अब देखिए क्या फ़र्क है चालक, कुचालक और अर्धचालक के अंदर। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम चालक की बात करते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता का मान सबसे अधिक होता है, यानी कि इनकी जो चालकता होती है वो सबसे अधिक होती है। किससे अधिक होती है? तो ये अर्धचालक से अधिक होती है और कुचालक से अधिक होती है। चालकता अधिक होने के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे ये कारण है कि इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या अधिकतम होती है और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होने के कारण ही जो चालक है इनकी चालकता का मान सबसे अधिक होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होने की वजह से क्या करते हैं, ये जो चालक होते हैं ये विद्युत धारा का प्रवाह है वो आसानी से कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं चालकों के। तो चालक का एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो चालक का एग्जाम्पल होता है सिल्वर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चांदी। दूसरा है गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब चालकों के उदाहरण हैं। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर है जो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चालक के बारे में पता लग गया आपको। अब बात करते हैं हम कुचालकों की। तो जिनकी चालकता का मान सबसे कम होता है, बहुत ही कम होता है, ऐसा हम मान सकते हैं कि लगभग जीरो के आसपास होता है। लेकिन कुछ जो कुचालक पदार्थ हैं उनकी थोड़ी बहुत चालकता होती भी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनकी जो चालकता का मान कम होता है। और कम होने के पीछे रीज़न क्या है? तो दोस्तों यहाँ भी जो रीज़न है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो नहीं पाया जाता और कम, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इनसे जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो आसानी से नहीं हो सकता। अब हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कुचालकों के। कुचालक कौन कौन से होते हैं? तो देखिए दोस्तों, सूखी लकड़ी की अगर हम बात करें तो सूखी लकड़ी किसका एग्जाम्पल है? ये भी एक कुचालक पदार्थ का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम कागज कंसीडर कर सकते हैं और तीसरा एग्जाम्पल हम रबर कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि विद्युत धारा का सबसे अच्छा कुचालक कौन सा है? तो इसके लिए जो आप बताओगे, आप कहोगे सर शुष्क वायु, जिसे इंग्लिश में ड्राई एयर कहते हैं। जो ड्राई एयर होती है ये विद्युत धारा का सबसे अच्छा कुचालक माना जाता है। अब बात करते हैं अर्धचालक पदार्थों में। ठीक है दोस्तों, तो अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता का मान चालक और कुचालक दोनों के क्या होता है? बीच में होता है। ठीक है, इनकी चालकता चालकों से क्या होती है? चालकों से तो कम होती है और जो कुचालक है इनसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, ये है अर्धचालक की चालकता के बारे में। अब देखिए ये जो अर्धचालक हैं वो चालक की भांति भी व्यवहार करते हैं और कुचालक की भांति भी व्यवहार करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कब ये चालक की भांति व्यवहार करते हैं और कब कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा परम शून्य ताप। ठीक है दोस्तों, कि कितना होता है परम शून्य ताप? तो आप कहोगे कि सर 0 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे डिग्री नहीं लिखते। 0 केल्विन जो ताप होता है उसको सर हम परम शून्य ताप कहते हैं। तो दोस्तों ये जो परम शून्य तापमान होता है
इसके ऊपर जो अर्धचालक पदार्थ हैं वो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो 0 केल्विन तापमान है, इस तापमान पर इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये परम शून्य तापमान पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। और अगर इनका तापमान धीरे धीरे अगर बढ़ाया जाता है तो बढ़ने से क्या होता है, इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और बढ़ने के बाद में ये जो सामान्य तापमान होता है, सामान्य ताप पर ही इनमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होता है, ये चालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल क्या होता है अर्धचालक के, तो हम कह सकते हैं कि सर सिलिकॉन है वो अर्धचालक का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा जो उदाहरण है वो हम कंसीडर कर सकते हैं जर्मेनियम। ये दोनों ही जो पदार्थ हैं वो अर्धचालक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। यहाँ पे हमें पूछा गया है अर्धचालक की प्रतिरोधकता होती है। तो देखिए हमने यहाँ पे चालकता डिस्कस की थी। चालकता क्या होती है? चालक और कुचालक दोनों के मध्य होती है। तो प्रतिरोधकता क्या होगी? प्रतिरोधकता भी चालक और कुचालक के मध्य होगी। तो इसका लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चालक और कुचालक के बीच। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में अर्धचालक कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास में है तांबा, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन और फोर्थ ऑप्शन है रबर। तो हम पीछे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तांबा क्या है? तांबा एक प्रकार का चालक है। सोना क्या है? सोना भी एक प्रकार का चालक है। लेकिन सिलिकॉन की अगर बात करें तो सिलिकॉन को हमने किस उदाहरण में पढ़ा था? तो आप कहोगे कि सर अर्धचालक वाले में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा अर्धचालक हमने कौन सा पढ़ा था? तो आप कहोगे कि सर जर्मेनियम पढ़ा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सिलिकॉन। और रबर की अगर हम बात कर ले तो रबर किस प्रकार का पदार्थ है? तो आप कहोगे कि सर ये कुचालक पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियम कैसा तत्व है? त्रिसंयोजी है, चतुर्थ संयोजी है, पंच संयोजी है या द्विसंयोजी है? ठीक है दोस्तों, तो पहले हम ये देख लेते हैं ये त्रिसंयोजी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों त्रिसंयोजी का मतलब ये होता है ऐसा तत्व है जिसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो? 3 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिसंयोजी। और जिसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो उसे चतुर्थ संयोजी बोलते हैं। और जिनके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो उसे क्या बोलते हैं? पंच संयोजी। और जिसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो उसे द्विसंयोजी कहते हैं। तो हमें यहाँ पर एक तत्व दिया गया है इंडियम। हमें बताना है कि इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है। जब हमें इसकी संयोजकता पता लग जाएगी तो हम इसे बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें आवर्त सारणी पर थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको आवर्त सारणी पर ले जाता हूँ। ये है आवर्त सारणी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आवर्त सारणी में ये तत्व दिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारी जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी को रो और कॉलम के रूप में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब इसमें से रो कौन से हैं और कॉलम कौन से? तो देखो ये जो आड़ी है, आड़ी लाइन ऐसे अगर बनती है, इनको हम क्या बोलते हैं? तो हम इसको बोलते हैं सर रो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितने रो यहाँ पर हैं? तो आप कहोगे कि 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं? 7 रो हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में? तो आप कहोगे 7। वहीं अगर आप कॉलम की बात करें तो कॉलम क्या होते हैं? जो वर्टिकल ये जो लाइनें बन रही है इस प्रकार से, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? हम इसे कॉलम कहते हैं। तो इसकी अगर हम कुल संख्या काउंट करें ऐसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो टोटल लास्ट में काउंट करोगे तो वो कितना होगा? 18। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर 18 होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये जो आवर्त सारणी है इसको हमने कुछ ग्रुप्स में भी बांटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जैसे जो पहले वाला जो रो है उसको हम बोलते हैं ग्रुप फर्स्ट, जो दूसरे वाला रो होता है उसको बोलते हैं हम ग्रुप सेकंड। ठीक है, इस वाले रो को हम ग्रुप थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स्थ, इसको 7 और इसको ग्रुप 0। ठीक है दोस्तों,
इस ग्रुप 0 को छोड़कर बाकी जो ग्रुप बने हुए हैं इनकी विशेषता क्या है, ये क्या बताते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 का मतलब क्या है कि इसमें जितने भी ये जो तत्व दिए गए हैं इनकी जो संयोजकता का मान है वो कितना होगा, तो वो होगा 1। ठीक है, इनके जो लास्ट कक्ष है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी। वहीं अगर ग्रुप 2 के तत्वों की अगर हम बात करें तो इनके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कहोगे कि सर 2 होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से ग्रुप 3 में जो तत्व आते हैं उनके अंतिम कक्ष में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे 3। ठीक है, ऐसे ही जो 4 में आता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 5। वैसे ही जो ग्रुप 5 में आता है उसकी जो संयोजकता है वो कितनी होगी, तो आप कहोगे कि सर 5। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक तत्व दिया गया हमें इंडियम और इसे बताना है कि ये किस प्रकार का तत्व है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे इंडियम देखिए कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि सर ये ग्रुप 3 में आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है, ये किस में आते हैं, ये ग्रुप 3 में आते हैं। और जब इंडियम ग्रुप 3 में आता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसकी संयोजकता का मान कितना होगा, 3। और जिसकी संयोजकता का मान 3 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे कि सर हम उसे त्रिसंयोजी बोलते हैं। तो अब बताइए कि इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा। इंडियम कैसा तत्व है, तो आप कहोगे कि सर ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा, त्रिसंयोजी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कोई अन्य तत्व देखिए पूछा जाए, खास करके आप जो ग्रुप 3 है, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें। जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी जगह से ज़्यादा बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ग्रुप 3 में कौन कौन से तत्व आते हैं, ग्रुप 4 में कौन कौन से आते हैं और ग्रुप 5 में कौन कौन से आते हैं। ऐसे ही आपको कोई दूसरा ग्रुप 3 का तत्व दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का तत्व है, त्रिसंयोजी है, चतुर्संयोजी है, पंचसंयोजी है या द्विसंयोजी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो हमें बताने क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम डिस्कस करते हैं परमाणु के बारे में। तो परमाणु होता क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग होता है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, और ये हम पढ़ते आ रहे हैं। अब बात करें हम परमाणु की, तो दोस्तों परमाणु के अंदर जो एक नाभिक होता है इसके सेंटर के अंदर, और नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, और इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, ये जो कक्षा है इसके अंदर चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों ओर। ठीक है, ऐसे ही ये भी इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो दोस्तों अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन को हम P सिंबल से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस पे अगर हम आवेश की बात करें तो इस पे जो आवेश होता है वो होता है धनावेश। धनावेश का मतलब पॉजिटिव आवेश इसके ऊपर होता है। और होता कितना है ये आवेश, तो आप कहोगे कि सर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, इतना आवेश एक प्रोटॉन के ऊपर होता है, और ये प्लस में होता है यानी कि धनात्मक आवेश में होता है। अब आप कहोगे कि सर प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये इसका द्रव्यमान होता है। अब आप कहोगे कि सर प्रोटॉन का खोज है वो किसने किया था, तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसको आप खास करके याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन को जो सिंबल E और उसके ऊपर माइनस चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है। और अगर इस पर आवेश की बात करें तो इस पर जो आवेश होता है वो होता है नेगेटिव आवेश। ठीक है, किस प्रकार का आवेश रखता है ये, ऋण आवेश। और अगर आवेश पूछा जाए कि कितना होता है
तो ये आप क्या करोगे, जो प्रोटॉन का जो आवेश है उसके आगे माइनस का चिन्ह लगाकर लिख दोगे। जितना आवेश प्रोटॉन पे होता है उसके विपरीत कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक है दोस्तों। अगर द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों। और अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। ठीक है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण बात नोट कर लें कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के 1805 गुना द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को 1805 से गुना करोगे तो आपको किसका द्रव्यमान मिल जाएगा, आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन को जो सिंबल है वो n से दर्शाया जाता है और ये एक प्रकार का उदासीन कण होता है। यानी कि उदासीन होने का मतलब क्या है कि इस पर किसी प्रकार का जो आवेश है वो नहीं पाया जाता है। अगर इसके द्रव्यमान की बात करें, इसके मास की बात करें तो इसका द्रव्यमान होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर हम इसके खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है दोस्तों, जेम्स चैडविक। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं। तो हमें दिया हुआ है परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो क्या क्या देख रहे हैं आप, परमाणु के नाभिक में आप प्रोटॉन देख रहे हैं और न्यूट्रॉन देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में दिया हुआ है, तो आप कहोगे कि सर ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एंटीमनी कैसा तत्व है। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम एंटीमनी की बात करें तो एंटीमनी एक प्रकार का पंच संयोजी तत्व है। यानी कि जो पांचवा ग्रुप है, पांचवा ग्रुप में ये आता है, ग्रुप नंबर 5 में जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी का जो पांचवा ग्रुप है उसमें ये आता है। और पांचवें ग्रुप में आने का मतलब है कि इसके जो लास्ट सेल है या संयोजी सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आप कहोगे 5। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होने की वजह से ये किस प्रकार का तत्व होगा, पंच संयोजी। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। तो ये मैंने एक स्पेशल पॉइंट आपको लिखवाया था। मैंने क्या बताया था कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1805 गुना होता है। तो देखिए दोस्तों 1805 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परमाणु की एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम देखिए एक परमाणु है उसकी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। परमाणु की जो पहली कक्षा होती है उसको हम डिनोट करने के लिए के सिंबल का प्रयोग करते हैं। और जो के कक्षा है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, तो आप कहोगे कि सर 2 होते हैं। वैसे दूसरी कक्षा होती है उसको दिखाने के लिए हम एल का प्रयोग करते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी होती है, 8। वैसे तीसरी जो कक्षा होती है उसको हम एम से इंडिकेट करते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 18। वैसे ही फोर्थ के लिए हम एन का उपयोग करते हैं और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 32। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि परमाणु की एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे 8। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 8 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, तांबे का परमाणु भार होता है। ठीक है दोस्तों, तांबे का परमाणु भार हमसे पूछा गया है और हमें बताना है तांबे का परमाणु भार कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है ये कॉपर के लिए दिख रही है। कॉपर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। तो अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल होता है कैपिटल सी और स्मॉल यू। ठीक है दोस्तों, इसको इंडिकेट करने के लिए CU जो प्रतीक है उसका उपयोग करते हैं। और इसके एटॉमिक मास यानी कि जो परमाणु भार है वो कितना होता है, वो होता है 63.54। ठीक है दोस्तों, यानी कि लगभग कितना है, ये लगभग 64 के आसपास है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 64।
4। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। ठीक है दोस्तों। और अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 2567 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इस तापमान के बाद में जो तांबा है वो वाष्प के रूप में बदलना शुरू कर देता है। और इसका जो गलन पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से चालक नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा चालक नहीं है। तो अगर तांबे की बात करें तो तांबा किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहोगे चालक के अंतर्गत आता है। सोना भी एक प्रकार का चालक है, चांदी भी एक प्रकार का चालक है, लेकिन सिलिकॉन का है तो आप कहोगे कि सर सिलिकॉन है वो एक प्रकार का अर्धचालक पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी सिलिकॉन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, जर्मेनियम कैसा तत्व है? त्रिसंयोजी है, चतुर्थ संयोजी है, पंच संयोजी है, द्विव संयोजी है। तो दोस्तों जर्मेनियम के लिए अगर हम बात करें तो जर्मेनियम कौन से ग्रुप में आता है, तो आप कहोगे सर ग्रुप नंबर 4 में आता है। और ग्रुप 4 के जो तत्व हैं उनके जो अंतिम शेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो आप कहोगे 4। अब जब इसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो इसकी संयोजकता का मान कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 4। तो इसलिए इसका लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चतुर्थ संयोजी। जर्मेनियम क्या है, चतुर्थ संयोजी तत्व है। और वहीं अगर सिलिकॉन की भी बात की जाए तो सिलिकॉन भी क्या होता है, चतुर्थ संयोजी तत्व होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, डायोड का उपयोग है क्या है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, तरंग को तीव्र करने के लिए, मॉड्यूलेशन के अंदर, डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए। तो डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो दोस्तों डायोड का हम उपयोग करते हैं रेक्टिफायर सर्किट में। और रेक्टिफायर सर्किट में जो डायोड होता है उसका काम क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर एसी को डीसी में बदलता है। तो यहाँ पर इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। वहीं अगर ऑप्शन डी को देखें, डी में क्या दिया हुआ है, डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, डीसी को जब एसी में परिवर्तित किया जाता है तो उसके लिए जो उपयोग किया जाता है उसका नाम है इन्वर्टर। इन्वर्टर के द्वारा हम डीसी को एसी में चेंज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप एक ट्रांजिस्टर का इमेज देख रहे होंगे। ट्रांजिस्टर में कितने लेयर होती हैं, तो आप कहोगे कि सर 3 लेयर होती है। ये किस प्रकार का ट्रांजिस्टर है, तो आप कहोगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और 2 एन जो लेयर है उनके बीच में किस प्रकार की लेयर रखी गई है, पी लेयर रखी गई है। तो जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते हैं वहाँ पर एक जंक्शन का निर्माण होता है। और यहाँ पर भी देख रहे हो एक यहाँ पर भी पीएन जंक्शन का निर्माण होगा। तो ट्रांजिस्टर में कुल कितने पीएन जंक्शन होते हैं, तो आप कहोगे कि सर ट्रांजिस्टर के अंदर कुल मिलाकर 2 पीएन जंक्शन होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2। क्वेश्चन नंबर 13 है, एससीआर का पूरा नाम है। एससीआर का पूरा नाम क्या होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा एससीआर का जो पूरा नाम है वो होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है दोस्तों, कई बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि थायरिस्टर किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो एससीआर है, एससीआर को ही हम क्या कहते हैं, थायरिस्टर के नाम से भी जानते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये एससीआर होता क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा एससीआर एक प्रकार का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। अब आप कहोगे कि सर ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्या होता है, तो दोस्तों ऐसी डिवाइस जो कि उच्च वोल्टेज और उच्च करंट पर काम कर सकती है वो डिवाइस क्या कहलाती है, वो कहलाती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। और अगर एससीआर के सिंबल की बात करें तो एससीआर का जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से होता है, एक पीएन जंक्शन डायोड और उसे एक टर्मिनल बाहर की ओर निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये बड़े वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं एनोड, और ये जो टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं कैथोड, और ये जो बीच में जो टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं गेट। ठीक है, गेट एक प्रकार का कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है एससीआर में।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है एलईडी का पूरा नाम। तो दोस्तों ये तो आप बहुत रट के रखे होंगे कि एलईडी को लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो आपको पता था, लेकिन मैं आपको एलईडी दिखा देता हूँ एलईडी किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे जो आप इमेज देख पा रहे हो ये किसकी है, एलईडी की है। और एक एलईडी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। ठीक है दोस्तों, और ये जो तीर का निशान यहाँ पे लगे हैं ये दिखाते हैं एलईडी से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश को। ठीक है दोस्तों, किसको इंडिकेट कर रहे हैं, जो इससे जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसको इंडिकेट कर रहे हैं। एक जो एलईडी होती है, एलईडी में जो दो पिनें होती हैं इनकी जो लेंथ है वो अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, इनको पहचानने के लिए ऐसा किया जाता है। तो जो लेग बड़ी होती है एलईडी में वो कौन सा लेग होती है, वो एनोड टर्मिनल होता है। और जो छोटी वाली लेग होती है वो कौन सा टर्मिनल होता है, कैथोड टर्मिनल होता है। इस प्रकार से हम फिजिकल अपीयरेंस के द्वारा भी एलईडी के एनोड और कैथोड की पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है एफईटी का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों एफईटी का जो पूरा नाम है वो होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब मैं आपको बता दूं कि जो एफईटी होती है ये भी एक प्रकार का क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। अब आप कहोगे कि सर आप तो बता रहे थे कि बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है। तो दोस्तों याद रखिए, जो बीजेटी है वो भी ट्रांजिस्टर है और एफईटी भी क्या है, ट्रांजिस्टर है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, बीजेटी और एफईटी में क्या अंतर है। इनमें अंतर यही है कि जो बीजेटी होती है वो करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होती है। ठीक है, ये किस प्रकार की डिवाइस है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। और अगर हम एफईटी की बात करें तो एफईटी क्या होती है, एफईटी वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होती है। यह इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। अब मैं आपको एफईटी दिखता कैसा है वो बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो एफईटी होता है ये लगभग बीजेटी की तरह ही दिखता है। अपीयरेंस से बहुत मुश्किल है पहचानना बीजेटी और एफईटी को। ठीक है दोस्तों, एफईटी है, एफईटी के अंदर भी 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से एक होता है ड्रेन, एक होता है सोर्स और एक होता है गेट। तो नंबर ऑफ जो टर्मिनल है वो कितने होते हैं, 3। लेकिन जो नाम है वो अलग अलग होता है। इसका ड्रेन होता है, इसमें एक सोर्स होता है, एक होता है गेट। जबकि अगर हम बीजेटी की बात करें तो बीजेटी के अंदर एक होता है इमीटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। ठीक है दोस्तों, और अगर हम सिंबल की बात करें तो जो एफईटी है, एफईटी का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आप कहोगे कि सर आपने थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, आपने एक नया ट्रांजिस्टर और बता दिया। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा, एक तो बीजेटी होता है और दूसरा एफईटी होता है। तो ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो दोस्तों ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजेटी और एक एफईटी। जो बीजेटी होता है ये फर्दर 2 प्रकार का होता है, एक होता है पीएनपी, दूसरा एनपीएन। वैसे ही जो एफईटी ट्रांजिस्टर होता है इसको भी हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है जेएफईटी, एक होता है मॉसफेट। जेएफईटी का पूरा नाम होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का जो पूरा नाम है वो होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है पीएनपी ट्रांजिस्टर में नहीं होता, क्या नहीं होता, एमीटर नहीं होता, बेस नहीं होता, गेट नहीं होता, कलेक्टर नहीं होता। तो हमें बताना है क्या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखें यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, मतलब ये किसके अंतर्गत आएगा, आप कहोगे सर बीजेटी के अंतर्गत आएगा। तो देखिए जो बीजेटी होता है, बीजेटी में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, आप कहोगे सर एक इमीटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे एक सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, गेट, जो कि किस में होता है, तो वो कहोगे सर आप एफईटी में होता है। एफईटी में जो आपने टर्मिनल बताए थे वो एक ड्रेन बताया था, एक सोर्स बताया था और एक गेट बताया था। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गेट।
मैं आपको इमेज के माध्यम से भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर है ये किस प्रकार का है, ये बीजेटी ट्रांजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक टर्मिनल होता है इमीटर, उसको ई से इंडिकेट करते हैं। एक होता है बेस, इसको बी से इंडिकेट करते हैं। एक टर्मिनल होता है कलेक्टर, जिसको सी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या नहीं होता, गेट नहीं होता। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या होती है, कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो दोस्तों पहले मैं आपको ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम दिखाता हूं और उसके बाद में हम इसका आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो सर्किट है वो किसका है, तो आप कहोगे कि सर ये तो ब्रिज रेक्टिफायर है। तो इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ डायोड कितने होते हैं, तो यहाँ पे आप गिन लो 1, 2, 3 और 4। तो टोटल जो नंबर ऑफ डायोड हैं वो कितने हैं, 4। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कमज़ोर इनपुट सिग्नल को प्रबल आउटपुट सिग्नल में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। क्या नाम है उस डिवाइस का जो एक वीक सिग्नल को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल में परिवर्तित करती है? क्या उसे एम्पलीफायर बोलते हैं, क्या उसे डायोड बोलते हैं, क्या उसे ट्रांसफार्मर बोलते हैं, क्या उसको जेनर डायोड बोलते हैं? तो दोस्तों आपने बहुत बार कुछ इस प्रकार की जो डिवाइस है वो देखी होगी, शादी ब्याह में खासकर इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो डिवाइस होती है, इस डिवाइस को हम नाम देते हैं एम्पलीफायर। ठीक है दोस्तों, और इसका कार्य क्या होता है, इसका जो कार्य है, जो कमज़ोर इनपुट सिग्नल होता है, ठीक है, लो पावर का जो सिग्नल होता है उसको हाई पावर के सिग्नल में चेंज करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एम्पलीफायर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, आईसी का पूरा नाम है। तो दोस्तों आईसी का जो पूरा नाम है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है दोस्तों, आईसी, अब अगर आईसी के आविष्कार की बात करें तो दोस्तों जो आईसी है इसका आविष्कार किया था जे.बी. किल्बी। ठीक है दोस्तों, इस नाम को याद रखेंगे, कई बार ये पूछ भी लिया जाता है। जे.बी. किल्बी ने जो इंटीग्रेटेड सर्किट है इसका आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, आईसी का आकार होता है, बहुत बड़ा होता है, मध्यम होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो चलो दोस्तों मैं आपको एक आईसी दिखाता हूँ। आईसी जो है वो कुछ इस प्रकार की होती है, और अगर आपने देखा होगा जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट होते हैं इनके अंदर ये आईसीज लगी होती हैं, और अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा बहुत छोटा। जो आईसी है इनका आकार काफ़ी छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरिस्टर किसे कहते हैं? ठीक है, डायोड को कहते हैं, मॉसफेट को कहते हैं, एफईटी को कहते हैं, या एससीआर को कहते हैं? तो दोस्तों मैं आपको पीछे ये सवाल करा चुका हूँ कि जो एससीआर होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसी को हम एक अन्य नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है? तो आपको होगा कि सर थायरिस्टर। तो यहाँ पे उल्टा पूछ लिया गया है, थायरिस्टर किसे कहते हैं, तो किसको कहेंगे? एससीआर को कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर उसी को अन्य नाम से जाना जाता है थायरिस्टर के नाम से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 23 की ओर। 23 कहता है, ट्रांजिस्टर में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? तो दोस्तों जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर में कुल 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से एक होता है इमीटर, एक होता है कलेक्टर और एक होता है बेस। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड हैं वो कितने हो गए? 3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 3। ट्रांजिस्टर में कुल 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, कलेक्टर, बेस। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल जवाब है या कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।